हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना की जानकारी जो एक बहुत बड़े रहस्य को जन्म देती है। बट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपकी नज़रों से बच ना जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज हमने सोचा कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह की आपको सैर करा दी जाए, जहाँ से काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं। मतलब जो भी उस जगह पर गया वो वापस लौट कर नहीं आया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हैं, हम बरमुडा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर एक रफ मैप ड्रॉ करें और उसमें बरमुडा आइलैंड और पुर्टो रिको और मायामी को लोकेट करें और तीनों को एक लाइन में जोड़ दें, मतलब बरमुडा आइलैंड से पुर्टो रिको, फिर पुर्टो रिको से मायामी और फिर मायामी से बरमुडा आइलैंड, तो एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल को बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय ट्रायंगल है जिसके लिए कहा जाता है कि यह करीब 2000 शिप्स और 200 एयरक्राफ्ट को निगल चुका है। बट फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि एक पायलट ऐसा भी है जो बरमुडा ट्रायंगल से वापस लौट आया है। हम आपको उसी के अनुभव के बारे में बताएंगे और बरमुडा ट्रायंगल के राज को खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम जिस पायलट की बात कर रहे हैं उसका नाम था ब्रूस जर्नॉन, और जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं वह एक सिंगल इंजन बीचक्राफ्ट बोनांजा है, जिसमें 2 और लोग थे, जिसमें एक ब्रूस के पिता थे और दूसरा उनका बिजनेस पार्टनर। वो लोग बहामास से आंद्रोस आइलैंड से फ्लोरिडा कोस्टा के लिए निकले थे। ये बात 4 दिसंबर 1970 की है। ऐसी फ्लाइट ब्रूस ने बहुत उड़ाई थी अपनी लाइफ में। बहामास से फ्लोरिडा कोस्टा जाने के लिए अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता था नॉर्मली, बिना किसी प्रॉब्लम या अजीब घटना के। पर इस टाइम शायद कुछ और ही लिखा था इनकी किस्मत में। ब्रूस ने उड़ान भरी और ऊंचाई पर ले जाने लगा एयरक्राफ्ट को, तभी अजीब अजीब चीजें होने लगी। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर उसने अपने सामने एक छोटा सा बादल देखा जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि प्लेन के पास में जाने की वजह से वह बादल बड़ा होता जा रहा था, बट नहीं फ्रेंड्स, वह बादल सच में साइज में बड़ा हो रहा था। और थोड़ी ही देर बाद वह उस बादल के अंदर से बाहर आ गया। पर थोड़ी और ऊंचाई पर करीब 11500 फीट एक और बादल दिखा। ये वाला बादल सच में बहुत ही बड़ा था। ब्रूस के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उस बादल के अंदर से गुजरने के। तो उसने एक लंबी सांस ली और ध्यान से उस बादल के अंदर घुस गया। उस टाइम एयरक्राफ्ट के चारों ओर गुप्त अंधेरा था और रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं था। पर ये कोई तूफानी बादल नहीं था और ना ही बारिश हो रही थी। ये सोचते सोचते ब्रूस बहुत परेशान हो गया। तभी अचानक एक सफ़ेद रंग की लाइट या रोशनी सी दिखी। वो आ रही थी और जा रही थी, एक असली बिजली कड़कने जैसी। पर ब्रूस जानता था कि ये रोशनी बिजली कड़कने की नहीं है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे अंधेरे को मिटा दे रही थी। ब्रूस उसी में अगले आधे घंटे तक उड़ता रहा और फिर अचानक उसे पता चला कि वो जिस बादल में है इस टाइम वो वही बादल है जिसमें वह पहले भी गुजरा था। वो बादल करीब 1 मील चौड़ा था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। ब्रूस को लगा कि वह कभी उस बादल से बाहर नहीं निकल पाएगा, वह हार चुका था। तभी 1 मिनट बाद उसको एक लाइन दिखी उस सुरंग जैसे बादल के एंड में। वो उस लाइन की तरफ बढ़ता चला गया। अब वो लगभग इस पूरे सपने से बाहर आ ही गया था, पर अचानक फिर से कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उस सुरंग रूपी बादल की दीवारें पास में आने लगी और वो लाइन गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग बंद हो रही हो। प्लेन के सारे सिस्टम अजीब तरीके से चलने लगे और कंपास की सुई भी तेजी से घूमने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्लेन के सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। ब्रूस ने बहुत कोशिश की सिस्टम को संभालने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह बिना हिम्मत हारे उड़ता रहा उसी लाइन की तरफ। सुरंग की दीवारें एकदम करीब आ रही थी। ब्रूस के पास बहुत कम समय बचा था। उसे जल्दी से जल्दी इस बादल से बाहर आना था। आने वाले 20 सेकंड उसकी लाइफ के सबसे मुश्किल 20 सेकंड होने वाले थे। फिर अचानक इस घने बादल को चीरता हुआ ब्रूस का प्लेन बाहर आया। 5 सेकंड के लिए ब्रूस को कुछ समझ नहीं आया। अब एयरक्राफ्ट साफ आसमान में था। तीनों यात्रियों ने चैन की सांस ली। फिर ब्रूस ने रेडियो उठाया और ग्राउंड कंट्रोल को कांटेक्ट किया ताकि वो बता सकें उसके एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन। पर जब ग्राउंड कंट्रोल ने अपनी ग्रीन स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट को ढूंढा तो उन्हें कहीं ब्रूस का एयरक्राफ्ट नहीं दिखा। सभी कंफ्यूज थे। ब्रूस का एयरक्राफ्ट रडार पर दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन अदृश्य हो गया हो। पर अचानक ग्राउंड कंट्रोल ने ब्रूस को बताया कि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मियामी के एयर स्पेस में था। ब्रूस के होश उड़ गए थे। ये सच नहीं हो सकता था। एयरक्राफ्ट को करीब 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जिसमें करीब 90 मिनट लगते हैं। पर इस बार एयरक्राफ्ट 47 मिनट में ही मियामी पहुंच चुका था। इस एयरक्राफ्ट की मैक्स स्पीड 180 माइल पर आवर ही हो सकती थी। कोई भी ये सुनकर यकीन नहीं करेगा कि ये पॉसिबल है, पर सब यही सोच रहे थे कि ग्राउंड कंट्रोल से कोई भूल हुई है। पर फिर ब्रूस ने देखा कि वह सच में मियामी के ऊपर ही उड़ान भर रहा था। प्लेन को उसने ध्यान से लैंड करा दिया और अब बारी थी इस रहस्य को सुलझाने की। आखिर हुआ क्या? ब्रूस ने एयरक्राफ्ट का फ्यूल चेक किया और उसे पता चला कि जितना फ्यूल जाना चाहिए था उतना यूज़ नहीं हुआ। वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। खैर, ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि यह सब उसकी गलतफहमी नहीं थी। ब्रूस एक अच्छा पायलट था जिसके पास 600 घंटे हवा में रहने का एक्सपीरियंस था। जब बाद में कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि ब्रूस का प्लेन करीब आधी दूरी स्किप कर गया था। ब्रूस एक लंबे समय तक इसी घटना के बारे में सोचता रहा। उसने कई प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स को विजिट किया, पर किसी के पास भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो उसने खुद ही एक थ्योरी निकाली और यहाँ तक उस पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस ने उसमें इलेक्ट्रिक फॉग और बिजली का जिक्र किया। दोस्तों, अगर आपको इस किताब के बारे में जानना हो तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पर बाकी लोगों को ये घटना किसी काली शक्ति का काम लगा। वह काली शक्ति जो ब्रह्मांड को बढ़ाने में जिम्मेदार है। ये काली शक्ति ने शायद सारा समय चक्र को इस तरह से बाधित किया होगा जिसमें वो बादल एक अजीब सी सुरंग के रूप में दिखने लगा, जैसे कि एक ब्लैक होल हो। तब ब्रूस को अचानक से रियलाइज हुआ कि वह कितना लकी था जो उस जगह से बाहर निकल आया। इस टाइम की हेरफेर की वजह से ब्रूस मियामी इतना जल्दी पहुंच सका। पर काली शक्ति की थ्योरी फ्रेंड्स ऐसी है जिसे समझाया या समझा ही ना जा सके। देखा जाए तो कोई ठोस सॉल्यूशन या थ्योरी किसी के पास भी नहीं है जिससे यह पता चले कि ब्रूस ने इतना बड़ा डिस्टेंस इतनी जल्दी क्रॉस किया कैसे। पर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं, जैसे उस दिन 84 सन स्पॉट्स रिकॉर्ड किए गए, जो बहुत ही ताकतवर और तेज़ गर्म हवा जिसकी स्पीड 440 माइल पर सेकेंड मतलब 700 किलोमीटर पर सेकेंड तक की थी, वह भी उस टाइम रिकॉर्ड हुई थी। इन हवाओं ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ कर दी थी, जिसके कारण ब्रूस का प्लेन के सभी सिस्टम अजीब बर्ताव करने लगे थे। मतलब जो भी चीज़ ब्रूस के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक फॉग था, वह सच में एक इलेक्ट्रिक फॉग जैसा ही था। और अब अगर बात करें इन घने काले बादलों की, तो उस जगह पर वो आम बात है, क्योंकि उस एरिया में कम और ज़्यादा प्रेशर वाले जोन्स आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण वो तूफानी बादल जन्म लेते हैं। मतलब ब्रूस के आगे जो बादल का साइज़ बड़ा हो रहा था, उसका कारण था दो बड़े बड़े एयर करंट्स के बादलों का आपस में भिड़ जाना।
बट आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि ब्रूस का प्लेन इतनी जल्दी मियामी कैसे पहुंचा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये जो तर्क साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने दिए वो सही थे या फिर किसी और अदृश्य शक्ति का काम है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। खैर, हो सकता है फ्यूचर में इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाए, पर तब तक ये घटना भी बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्यों की किताब में जुड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।